टू माई अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे एक आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रकृति लिखा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेचर। ठीक है, नेचर यानी जो चीज़ें हमें नेचुरल रूप से मिली हुई है, जो चीज़ें हमें हमारी हेरिडिटी से मिली हुई है। तो जो प्रकृति है यानी जो नेचर है, इसका संबंध किससे होता है, हमारी हेरिडिटी से, हमारी आनुवंशिकता से, क्योंकि ये हमें जो हमारे पेरेंट्स के थ्रू नेचुरली मिली हुई है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से मिली हुई है ना। इसके साथ साथ जो पोषण है इसका संबंध किससे होता है, हमारे इन्वायरमेंट से। अब देखिए, जो भी चीज़ें हमें नेचुरली रूप से मिल गई उसका हम पोषण कहाँ पर करते हैं, अपने इन्वायरमेंट पे करते हैं। ठीक है, तो जो नर्चर है इसका संबंध किससे होता है, इन्वायरमेंट से, वातावरण से। ठीक है, तो प्रकृति की अगर बात हो तो आप समझिएगा हेरिडिटी की बात हो रही है, अगर पोषण की बात हो तो आप समझिएगा कि इन्वायरमेंट, वातावरण की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका जो है संबंध किससे, आनुवंशिकी एवं वातावरण से। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहार एवं वातावरण से कहना आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। जब भी प्रकृति और पोषण की बात हो यानी कि नेचर और नर्चर की बात हो तो आप जो है आनुवंशिक और वातावरण के साथ में ही जाइएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सी सामाजिक ऋण की निष्क्रिय एजेंसी है। देखिए यहाँ पर आपसे जो है सामाजिक ऋण के कारक नहीं पूछ रखा है, जो मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सामाजिक ऋण के कितने कारक होते हैं, दो कारक होते हैं। एक होता है आपका प्राथमिक कारक और एक होता है आपका द्वितीय कारक। और प्राथमिक कारक में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या आ जाता है आपका परिवार, क्योंकि यही से जो है बच्चे के सामाजिक ऋण की प्रक्रिया शुरू होती है। और द्वितीय कारक में मैंने आप लोगों को बताया था मीडिया आ जाती है, स्कूल आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा संस्कृति आ जाती है। तो ये सारे फैक्टर जो है द्वितीय कारक के अंतर्गत आ जाते हैं। बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, सामाजिक ऋण की निष्क्रिय एजेंसी। ठीक है, एजेंसी के बारे में पूछ रखा है कि जो सोशलाइजेशन होता है, जो सामाजिक ऋण होता है, ये दो तरीके से होता है। ठीक है, एक तो होता है एक्टिव रूप से यानी कि सक्रिय रूप से, इसमें कि आप क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप जो है 3 से 4 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वहाँ पर आप क्या एक्टिव हैं। ठीक है, अपने विचारों का आदान प्रदान कर पा रहे हैं, तो जो आपका सोशलाइजेशन है वो हो रहा है। बट कैसे हो रहा है, सक्रिय रूप से। ठीक है, आप खुद जो है वहाँ पर एक्टिव है। बट आप जब किसी राइटर की बुक रीड कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या आप राइटर से बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि जो उसने चीज़ें लिख दिया आप उसी को रीड कर रहे हैं, यानी राइटर के विचार को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर जो सामाजिक ऋण होता है वो निष्क्रिय रूप से होता है, क्योंकि आप डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ जो राइटर ने लिख दिया उन चीजों को पढ़े और वहां से आपका सोशलाइजेशन हो रहा है ना। तो वो सब जो सोशलाइजेशन है वो कैसा कहलाएगा, निष्क्रिय सामाजिक ऋण कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए जैसे जो न्यूज़पेपर होता है उसको भी आप जब रीड कर रहे हैं तो क्या आप न्यूज़पेपर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ जो उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, वहाँ पर जो भी जानकारी लिखी हुई है आप उसको अपने अंदर भर रहे हैं। ठीक है, ग्रहण कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो आपका सामाजिक ऋण होता है वो कैसे होता है, निष्क्रिय रूप से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे यही पूछ रखा है। अब देखिए स्वास्थ्य क्लब दे रखा है, तो स्वास्थ्य क्लब में जो है आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ पर सामाजिक ऋण जो होगा वो कैसे होगा, सक्रिय रूप से होगा, एक्टिव रूप से होगा, है ना। तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, क्योंकि हमसे निष्क्रिय एजेंसी पूछ रखा है। इसके साथ साथ परिवार, तो परिवार में तो आप जो डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, जो है वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर भी सामाजिक ऋण कैसा होता है, सक्रिय रूप से होता है, एक्टिव रूप से होता है ना। तो जो परिवार होता है ये भी क्या होता है, सामाजिक ऋण की सक्रिय एजेंसी होती है ना। तो ये भी नहीं होगा। इको क्लब, अब देखिए इको क्लब में भी आप इंटरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर भी जो सामाजिक ऋण होगा वो सक्रिय रूप से होगा, एक्टिव रूप से होगा, है ना। तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। सार्वजनिक पुस्तकालय, अभी मैंने यही चीज़ आप लोगों के साथ में रीड की कि जब आप पुस्तकालय में जाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, जो राइटर ने जो बुक लिख दी उनके विचार को रीड कर रहे हैं। ठीक है, आप खुद उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सामाजिक ऋण होगा वो कैसा होगा, निष्क्रिय होगा, है ना। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को नोट्स में मेंशन कर रखी है, वहाँ से एक बार जरूर इन चीज़ों को रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाइगोस्की के सिद्धांत में निम्नलिखित सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। ठीक है, अब देखिए मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस क्लासेस में ये चीज़ बताई हुई थी कि जो लेव वाइगोस्की हैं वो 3 चीज़ों की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं और लैंग्वेज की बात करते हैं। यानी जो लेव वाइगोस्की वो क्या कहते हैं कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें उसके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसकी संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जो है लैंग्वेज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। तो ये 3 चीज़ों की बात कौन कहता है, लेव वाइगोस्की करते हैं। तो यहाँ पर तीनों ही चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, सामाजिक उसकी भी बात हो रही है, सांस्कृतिक की भी बात हो रही है और भाषा की भी बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है,
कि लेवाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है, यानी किसको जो है लेवाइगोस्की ने इग्नोर कर दिया है। तो इन्होंने जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, जो हेरिडिटी होती है, जो जैविक फैक्टर होते हैं, उसको क्या किया लेवाइगोस्की ने इग्नोर कर दिया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, इसीलिए जो इनकी थ्योरी है उसकी आलोचना भी की जाती है, क्योंकि इन्होंने हेरिडिटी को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। सिर्फ इन्होंने इन्वायरमेंट पर ही फोकस किया, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर ही आपका जो है समाज भी आ जाएगा, कल्चर भी आ जाएगी और लैंग्वेज भी आ जाएगी। ठीक है, बट इन्होंने हेरिडिटी की बात ही नहीं की, इसलिए जो इनकी थ्योरी है उनकी उसकी आलोचना भी की जाती है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जैविक फैक्टर पर ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में घुमा फिरा करके पूछा हुआ है कि जो लेवाइगोस्की इनकी थ्योरी की आलोचना क्यों की जाती है, तो इसीलिए की जाती है क्योंकि इन्होंने जो हेरिडिटी है, जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, उन पर ध्यान ही नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ समाज पर ही ध्यान दिया था। ठीक है, इन्वायरमेंट पर ही ध्यान दिया। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन है 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। ठीक है, अब देखिए जो जीन पियाजे जिन्होंने कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई, कौन कौन सी। पहली इन्होंने अवस्था जो बताई वह है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। ठीक है, और इसमें जो बच्चा होता है वो अपनी ज्ञान इंद्रियों के थ्रू चीज़ों को सीखते हैं। ऐसे जो 5 सेंसेस होते हैं, जो 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती है, कौन कौन सी, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ठीक है, इनका यूज करके जो है बच्चा चीज़ों को सीखता है ना। इसी को इंद्रिय गामक अवस्था भी कह देते हैं या फिर संवेदीय गामक अवस्था भी कह देते हैं। यहाँ पर जो इन्होंने सेकेंड स्टेज बताई उसका नाम क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 7 साल तक का होता है। ठीक है, और जो इन्होंने थर्ड स्टेज बताई वह है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें जो बच्चा होता है वो 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है। इसके बाद में जो इन्होंने लास्ट स्टेज बताई फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा कितने साल तक का होता है, 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है। ठीक है, तो ये 4 स्टेज है जो कि जीन पियाजे के द्वारा बताई गई है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, 1 वर्ष तक के शिशु। तो अब देखिए 1 वर्ष का शिशु है तो क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल गया। ठीक है, यानी बच्चा किसके अंतर्गत आ जाएगा, सेंसरी मोटर स्टेज के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि जन्म से 2 साल के अंदर जो सेंसरी मोटर की स्टेज आपकी होती है, यानी कि जो एज होती है सेंसरी मोटर स्टेज वाले बच्चे की जन्म से 2 साल तक की होती है। तो यहाँ पर 1 वर्ष तक का शिशु है तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, सेंसरी मोटर स्टेज के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक और हिंट दे रखा है कि आँख, कान और जो है हाथों के थ्रू जो बच्चा सोच रहा है, यानी चीज़ों को कर रहा है, सीख रहा है। तो जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है इसी में बच्चा जो है अपने 5 सेंसेस का यूज करता है ना। तो अभी यही चीज़ मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की। तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, इंद्रिय गामक स्तर, जिसको संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में आपका सेंसरी मोटर स्टेज हो जाएगा। तो थर्ड ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये वाले जो स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चा 2 से 7 साल तक का होता है और ये पियाजे की सेकंड स्टेज है, और ये जो है पियाजे की थर्ड स्टेज है। ठीक है, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसमें जो बच्चा होता है वो 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है, और ये पियाजे की थर्ड स्टेज है, और ये वाली फोर्थ स्टेज है। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें जो बच्चा होता है वो 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है। तो इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इनकी जो थ्योरी है मैं अलग से आप लोगों को पूरी की पूरी कंप्लीट थ्योरी क्लासेस कराऊंगी। उसके बाद में इनसे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपके एग्जाम में बने उन सभी क्वेश्चनों को एक ही क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वो वीडियो आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। ठीक है, अब देखिए इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हम लोगों से ये पूछ रखा था कि सामाजिकरण कैसे हो रहा है, सक्रिय रूप से हो रहा है या फिर निष्क्रिय रूप से हो रहा है, यानी एक्टिव रूप से हो रहा है या फिर पैसिव रूप से हो रहा है। बट यहाँ पर सामाजिकरण के फैक्टर की बात हो रही है, कारक की बात हो रही है। तो सामाजिकरण के कितने कारक होते हैं मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। 2 कारक होते हैं, एक होता है आपका प्राथमिक कारक और एक होता है आपका द्वितीयक कारक। ठीक है, प्राथमिक कारक क्या होता है, जहाँ से बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही है, यानी फैमिली, परिवार। ठीक है, परिवार क्या होता है, सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है, मुख्य एजेंसी होती है। ठीक है, क्योंकि यहीं से बच्चे की जो सामाजिकरण की प्रक्रिया वो शुरू होती है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तुरंत ही जो परिवार के सदस्य होते हैं बच्चे से इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चे का वहीं से जो है सामाजिकरण होना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो है बच्चा मीडिया से चीज़ों को सीखता है, स्कूल में जाता है, संस्कृति से चीज़ों को सीखता है, धर्म से चीज़ों को सीखता है। तो ये सारे जो फैक्टर है किसके अंतर्गत आ जाते हैं, द्वितीयक कारक के अंतर्गत आ जाते हैं। इसी को गौड़ वाहक भी कहते हैं। ठीक है,
तो ध्यान में रखिएगा जो स्कूल है, ठीक है, इसके अलावा जो मीडिया हो जाएगी, इसके अलावा जो समाज हो जाएगा, इसके साथ साथ संस्कृति की बात हो, धर्म की बात होती है, सारे कारक जो है किसके अंतर्गत आ जाएंगे, द्वितीयक कारक के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमसे जो है प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम पूछ रखा है, तो वो क्या हो जाएगा, फैमिली, परिवार। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जितने भी ये कारक है जैसे कि मीडिया, विद्यालय, सरकार, ये सारे जो है द्वितीयक फैक्टर हो जाएंगे, द्वितीयक कारक हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि प से आपका प्राथमिक है और प से परिवार, तो जो प्राथमिक होगा प्राथमिक कारक के अंतर्गत क्या आएगा, आपका परिवार आएगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, अब देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन अभी डायरेक्ट जो अभी रिसेंट आपका एग्जाम हुआ है 7 जुलाई का, ठीक है, डायरेक्ट यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन हुआ और ऑप्शन जो है आपको सेम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पेपर 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो सीटेट के एग्जाम के लिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जिसने कर लिया उसका एग्जाम क्वालिफाई ही है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बिल्कुल सही बात, जो जीन पियाजे वो यही कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो थिंकिंग होती है, जो सोच होती है, ये जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उनसे कैसे अलग होती है, प्रकार में अलग होती है, यानी कि गुण में अलग होती है। ठीक है, इसी को देखिए अलग अलग लैंग्वेज में लोग कहेंगे। ठीक है, बट इंग्लिश में अगर आप याद रखेंगे तो वो आपके लिए ईजी होगा, क्योंकि हिंदी में आपको कभी ये लोग प्रकार दे सकते हैं, कभी गुण दे सकते हैं। ठीक है, बट इंग्लिश जो होगा वो आपका होगा क्वालिटी। ठीक है, तो जो बच्चे की थिंकिंग होती है वो क्या होती है, क्वालिटी में अलग होती है, यानी कि गुड कह लीजिए या फिर प्रकार में अलग होती है वयस्क व्यक्तियों से। कैसे, इसको जरा समझिए। फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है और एक वयस्क व्यक्ति है, तो जो छोटा बच्चा है वो किसके बारे में सोचेगा, ठीक है, अपने खिलौनों के बारे में सोच सकता है, अपने जो चॉकलेट्स वगैरह हैं उनके बारे में सोच सकता है। बट जो वयस्क व्यक्ति है वो तो अपने काम के बारे में सोचेगा, ठीक है, अपने जो घर परिवार की जो समस्याएं हैं उनके बारे में सोचेगा। तो जो बच्चे की सोच है और जो वयस्क व्यक्ति की सोच है वो प्रकार में अलग है। ठीक है, यानी जो टाइप्स हैं, जो प्रकार है वो अलग है, गुण अलग है। बच्चा किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा है, जो वयस्क व्यक्ति है वो किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा है। बट जो मात्रा होती है, जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, सेम ही होती है। ठीक है, जितना आप सोच सकते हैं उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है। तो ये बात जो अपने माइंड में बैठा लीजिएगा कि जो जीन पियाजे वो क्या कहते हैं कि मात्रा क्या होती है, समान होती है। ठीक है, यानी जितना आप सोच सकते हैं उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है। बट जो गुण होते हैं, जो प्रकार होता है, ठीक है, गुण या फिर प्रकार, इसी को एक ही होता है। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में याद रखेंगे क्वालिटी। ठीक है, गुण या फिर प्रकार क्या होती है, अलग होती है ना। जो बच्चे की थिंकिंग होती है उसका गुण और प्रकार वयस्क व्यक्तियों की तुलना में अलग होता है, बट जो मात्रा होती है वो क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, यानी कि अलग होती है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। अभी मैंने आप लोगों को बताया जितना एक वयस्क व्यक्ति सोच सकता है उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है, तो निम्न नहीं होती है ना। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, ये कहना भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है ना। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। देखिए मात्रात्मक, जब भी क्वांटिटी की बात हो, मात्रा की बात हो, तो मात्रा में क्या होती है, समान होती है, भिन्न नहीं होती, अलग नहीं होती है, समान होती है ना। तो फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। गुण क्या होता है, अलग होता है, भिन्न होता है। तो इस वर्ड पे जरूर फोकस कीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताती है। अभी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हुई है, तो उनमें जो उनकी सेकंड वाली स्टेज थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा कितने साल तक का होता था, 2 से लेकर के 7 साल का था। ठीक है, तो इसके अंदर जो है बच्चा क्या क्या चीज़ें कर लेता है उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है। विचारों की अनुत्क्रमणीयता, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा होगा, यानी जो 2 से 7 साल का बच्चा होगा, ये चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि जो 2 से 7 साल का बच्चा, यानी जो पियाजे के सेकंड स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज में, पूर्व संक्रियात्मक स्टेज में जो बच्चा है, इसको जो है आप घर से स्कूल छोड़ के आ जाइए। ठीक है, घर से स्कूल छोड़ के आ जाइए, फिर बच्चा वापस स्कूल से घर नहीं आ पाएगा। यानी बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे के अंदर भी इनरिवर्सिबिलिटी है। ठीक है, चीज़ों को वो रिवर्स नहीं कर पा रहा है। यानी अगर आप बच्चे को जो है वाटर दे दे तो फिर उससे वो आइस नहीं बना पाएगा। ठीक है, पानी से जो है वो बर्फ़ नहीं बना पाएगा और बर्फ़ से वो दोबारा जो है पानी नहीं बना पाएगा। यानी बच्चे के अंदर क्या होती है, इनरिवर्सिबिलिटी होती है। कब, जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है। ठीक है, तो उसके विचारों में क्या होती है, अनुत्क्रमणीयता होती है।
ठीक है, इन रिवर्सिबिलिटी होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें विलंबित अनुकरण, तो जो बच्चा विलंबित अनुकरण है ये कब करने लग जाता है, सेंसरी मोटर स्टेज में ही करने लग जाता है। ठीक है, यानी कि जैसा आप करेंगे, जैसे कि मान लीजिए जो नकल होती है ना एक तरीके से, ठीक है, बच्चा चीज़ों की नकल करता है, आपने देखा ही होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, तो जो विलंबित अनुकरण होता है ये बच्चा जो है जन्म से 2 साल तक का, मतलब जो जन्म से लेकर के 2 साल तक का जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है 2 साल तक वो सीख जाता है, विलंबित अनुकरण जो है करने लगता है बच्चा जो है। आपने आप जो चीज़ें करेंगे वही चीज़ें फिर बच्चा भी रिपीट करेगा, यानी क्या करेगा, वो नकल करेगा, अनुकरण करेगा। कब करता है, जन्म से 2 साल तक का, जब 2 साल तक का होता है तब वो नकल करने लगता है। ठीक है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी बच्चा जो है जन्म से 2 साल तक ही करने लगता है। ठीक है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या होता है, मान लीजिए कि आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा उसके सामने कोई टॉय वगैरह रख दीजिए तो वो बच्चा क्या करता है, उसकी तरफ जाने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा। ठीक है, तो वही होता है आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कि बच्चा जो है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तो जो बच्चा का जो लक्ष्य है वो यही टॉय वगैरह हो जाएगा, जो भी आपने खिलौना रखा हो या फिर कोई खाने की चीज़ रखी हो। ठीक है, तो बच्चा का लक्ष्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बच्चा क्या कर रहा है, अपने लक्ष्य की तरफ जाने के लिए कुछ एक्टिविटी कर रहा है ना, तो वही होता है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, है ना। तो ये कब आता है बच्चे के अंदर, जन्म से 2 साल तक का जब बच्चा होता है तभी, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में ही जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है वो बच्चे प्रदर्शित करने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जन्म से लेकर के 2 साल तक का जो बच्चा है, अगर उसके सामने आप कुछ जो है टॉय वगैरह रख दीजिए या फिर कुछ खाने की चीज़ें रख दीजिए, तो जब जैसे ही बच्चा मतलब 8 से 9 महीने तक का हो जाता है तो उसके बाद में ये बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है कि वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने लगता है, यानी उस वस्तु की तरफ जो है कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी करने लगता है, क्रियाएं करने लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई। आई होप कि देखिए ये जो विलंबित अनुकरण है और जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, प्री ऑपरेशन स्टेज में इसको लगा कर के आ जाते हैं, तो ये गलती आप मत कीजिएगा। जब भी विलंबित अनुकरण की बात हो और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की बात हो तो बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में ही होगा। ठीक है, तो आई होप का आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। देखिए कभी भी बच्चे को जो पुरस्कार है या फिर दंड है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बच्चे के सामने बार बार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब बार बार बच्चे को पुरस्कार दिया जाता है या फिर दंड दिया जाता है तो फिर बच्चा क्या करता है, पुरस्कार को पाने के लिए चीज़ों को करने लगता है ना, या फिर दंड से बचने के लिए किसी चीज़ को करने लगता है। तो ये चीज़ें बच्चे के साथ में नहीं करनी है, कभी भी बच्चे को बार बार पुरस्कार या फिर दंड नहीं देना है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। और जो पुरस्कार है और जो दंड है ये क्या होता है, आपके सीटेट के एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड होता है ना। अब देखिए सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम। बिल्कुल सही बात है, सेकेंडरी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर जो बच्चा है वो क्या होता है, सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होता है, यानी कि जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, तो जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग अगर बच्चे को चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो हर बच्चे जो है चीज़ों को सीख सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्या दे रखा था, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा था, सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। देखिए जो बच्चे की क्षमता होती है वो उसकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के द्वारा ही निर्धारित होती है। ठीक है, केवल आनुवंशिकता से निर्धारित नहीं होती। मान लीजिए बच्चे को बहुत अच्छी हेरिडिटी मिल गई, ठीक है, उसके पेरेंट्स के थ्रू, बट उसको इन्वायरमेंट ही नहीं अच्छा मिला, इन्वायरमेंट ही उसको मार काट वाला मिल गया, तो फिर जो उसका डेवलपमेंट है वो उसी के अकॉर्डिंग होगा, है ना। तो जो हेरिडिटी होती है और इन्वायरमेंट जो बच्चे का होता है दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो हमारी हेरिडिटी ही और इन्वायरमेंट का ही गुणनफल होता है ना। तो थर्ड भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। फोर्थ क्या दे रखा है, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। देखिए जो बच्चे की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि होती है ये बच्चे की क्षमता को सीमित नहीं करती है बल्कि बढ़ाती है ना। तो यहाँ पर दे रखा है सीमित करती है, तो ये भी नहीं होगा। और जो सीमित वर्ड है ये आपके एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार देखा जाता है। देखिए जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है वो क्या कहती है कि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करे। इसके साथ साथ बच्चा क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, सक्रिय होना चाहिए, किसी चीज़ की वो खुद खोज करके किसी चीज़ के बारे में जाने, किसी चीज़ के बारे में सीखे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, खाली स्लेट के रूप में, यानी जो बच्चा है उसको कुछ भी नहीं आता, वो खाली स्लेट है, ठीक है, टीचर उसके माइंड में चीज़ों को भरता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, बच्चा जो खुद कुछ एक्टिविटी करके चीज़ों को सीखता है। आपने देखा होगा कि अगर आप छोटे बच्चों को कोई भी टॉय वगैरह दे दें तो वो क्या करते हैं, उनको तोड़ फोड़ देते हैं, है ना। तो बच्चा क्या कर रहा है, वहाँ पर चीज़ों को सीख रहा है ना।
तो बट पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको डांट वगैरह लगा देते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चा क्या कर रहा है, वहाँ पर चीज़ों को सीख रहा है ना। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो दीवार पे भी कभी कभी जो है बहुत सारे स्क्रैच वगैरह कर देते हैं, तो वहाँ पर भी बच्चा क्या कर रहा है, अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है, चीज़ों को सीख रहा है ना। छोटे वयस्कों के रूप में नहीं, ये भी आपका नहीं होगा। बच्चा छोटा वयस्क नहीं है, बच्चा जो है अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहा है, ठीक है, ज्ञान का निर्माण करता है, लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है ना। तो सेकंड भी नहीं होगा। निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, देखिए जो बच्चा होता है, कभी भी निष्क्रिय, आपको सीटेट के एग्जाम में ये वर्ड देखने को मिल जाए तो आपको उस ऑप्शन की तरफ जाना ही नहीं है। बच्चा निष्क्रिय होगा ही नहीं, बच्चा क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, है ना। तो अगर आपको किसी भी ऑप्शन में ये जो निष्क्रिय वर्ड है ये देखने को मिल जाए तो आपको उस ऑप्शन की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, अन्वेषक का मतलब क्या होता है, सक्रिय खोज करता है, ठीक है। बच्चा क्या करता है, अपने ज्ञान का निर्माण जो है स्वयं करता है, इसलिए जो जीन प्याजे बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट भी कहते हैं, नन्हा वैज्ञानिक भी कहते हैं, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी लेव वाइगोस्की की बात हो तो आप लोग जो है 3 चीज़ों को जरूर खोजिएगा अपने ऑप्शन में। कौन कौन सी चीज़ें, समाज, जहाँ पर समाज की बात हो, इसके अलावा संस्कृति, जहाँ पर संस्कृति की बात हो, और लैंग्वेज की बात हो, ठीक है। तीनों में से कोई ना कोई एक वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, एक अनुबंधित गतिविधि, तो इसकी बात तो थॉर्नडाइक या फिर स्किनर वगैरह करते हैं, है ना, और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन उतने आते नहीं है, ठीक है, सिर्फ ऑप्शन में ही आपको चीज़ें देखने को मिलती है। तो अनुबंधन की बात तो लेव वाइगोस्की नहीं करते, तो ये आपका नहीं होगा। मैंने तो आप लोग को 3 ही वर्ड बताए हुए हैं, समाज, संस्कृति और भाषा। अब देखिए सेकंड क्या रखा है, एक सामाजिक गतिविधि है, मिल गया आपको, ठीक है, सिंपल सा पहला वाला वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि जो लेव वाइगोस्की है वो क्या कहेंगे, जो लर्निंग होगी वो समाज के थ्रू होगी, ठीक है। तो जो लर्निंग है वो क्या है, एक सामाजिक गतिविधि है, इसकी बात कौन करेंगे, लेव वाइगोस्की करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्तिगत गतिविधि, तो इसकी बात तो जो लेव वाइगोस्की करते ही नहीं है, तो समाज, संस्कृति और कल्चर की, समाज, संस्कृति और लैंग्वेज की बात करते हैं, है ना। एक निष्क्रिय गतिविधि, और निष्क्रिय मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जहाँ पर भी ये वर्ड देखने को मिल जाए वो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं, क्योंकि बच्चा क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, ठीक है। तो इस वर्ड पे ही ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर ये ऑप्शन हो वो आपका सही होता है। निष्क्रिय अगर दे रखा है तो वो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर, जीन प्याजे के अनुसार। अब देखिए जो जीन प्याजे हैं और जो लेव वाइगोस्की हैं, इनसे रिलेट करके आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप देखेंगे कोई एक सेट भी उठा करके देख लीजिए तो लगभग आपको 5 से 6 क्वेश्चन जो लेव वाइगोस्की और जीन प्याजे इन्हीं के अराउंड जो है देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप इनकी थ्योरी पूरा डिटेल में देख लेते हैं, जो जीन प्याजे हैं, जो लेव वाइगोस्की हैं, जो नॉम चॉम्स्की है, जो हार्वर्ड गार्डनर है, जो लॉरेंस कोहलबर्ग है, तो इनसे रिलेटेड ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, जीन प्याजे के अनुसार बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके के व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी पुरस्कार और दंड की बात हो तो आपको उस ऑप्शन की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि जो जीन प्याजे, जो लेव वाइगोस्की है, इनका संबंध किससे, रचनावाद से। और ये लोग क्या कहते हैं कि बच्चा एक्टिव रूप से चीज़ों को सीखेगा, ठीक है। बच्चे को पुरस्कार देने से बार बार या फिर दंड देने से बच्चे के अंदर क्या होती है, फिर जो है पुरस्कार के प्रति लालच आ जाता है, या तो फिर बच्चा दंड से बचने के लिए किसी कार्य को करने लगता है ना। ये चीज़ें बच्चे के अंदर डेवलप नहीं करनी है। बच्चा खुद किसी चीज़ में एक्टिव पार्टिसिपेट करे, ठीक है, खुद किसी चीज़ की खोज करे, है ना। तो फर्स्ट आपका नहीं होगा, ज्ञान का सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया के व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब भी जीन प्याजे की बात हो तो बच्चा क्या करेगा, एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, इसके साथ साथ जो है किसी चीज़ के बारे में कुछ एक्टिविटी करके चीज़ों को सीखेगा, ठीक है, अन्वेषण करेगा, खोज करेगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते। देखिए जो अवलोकन या फिर अनुसरण की बात हो तो इसकी बात जो है ना ही जीन प्याजे करते हैं और ना ही जो है लेव वाइगोस्की करते हैं। देखिए जो भी व्यक्ति रचनावाद से संबंध रखेगा वो कभी भी बच्चे को निष्क्रिय नहीं कहेगा, कभी भी बच्चे को जो है अनुकरण की बात नहीं करेगा। ये बच्चे को क्या मानेंगे, बच्चा एक्टिव होगा, लर्निंग बाय डूइंग करेगा, ठीक है, खुद कुछ एक्टिविटी करके चीज़ों को सीखेगा। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अनुसरण या फिर दूसरों से अवलोकन यानी नकल की बात हो रही है। तो इसकी बात जो है जीन प्याजे नहीं करेंगे और लेव वाइगोस्की भी नहीं करते हैं। को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जाता है। देखिए जो उद्दीपक अनुक्रिया, इसका सिद्धांत किसने दिया हुआ है, थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है, ठीक है। तो
थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है तो यहाँ पर जीन पैच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखा है तो ये भी आपका नहीं होगा। तो जब भी उद्दीपन अनुक्रिया की बात हो तो आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि जो उद्दीपन अनुक्रिया आप लोगों ने बीएड या फिर डीएलएड कर रखा हो तो वहाँ पर भी पढ़ रखा होगा कि इसका सिद्धांत जो है किसने दे रखा था, थॉर्नडाइक ने दे रखा था, जो उन्होंने बिल्ली वगैरह पर एक्सपेरिमेंट वगैरह किया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को नोट्स में मेंशन कर रखी है। हालांकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आप ऑप्शन में जो है आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको जो आगे की जो चीज़ें होने वाले हैं, जो आपका यूपी में शिक्षक भर्ती आने वाले हैं, उसमें आपको चीज़ें हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मैंने नोट्स इस तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं कि ना सिर्फ आपको सीटेट एग्जाम है बल्कि जो केवीएस वगैरह जो DSSB का एग्जाम होता है, आपका जो यूपी टेट का एग्जाम होता है, उसमें भी आपको वो नोट्स हेल्प करेंगे, है ना। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये थे आज के कुछ क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए अभी जो है आप नंबर ऑफ क्वेश्चन पे फोकस मत कीजिए कि कितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, सिर्फ इस पर फोकस कीजिए कि अगर आप 10 क्वेश्चन ही लगा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए 10 या फिर 15 क्वेश्चन जो भी आप लगा रहे हैं उसको कितनी अच्छी तरीके से आप समझ पाएँ। ठीक है, उन क्वेश्चनों से रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चाहे वो आपका CDP का क्वेश्चन हो, चाहे मैथ का क्वेश्चन हो या फिर साइंस के क्वेश्चन हो, जितने भी क्वेश्चन आप लगा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, वहाँ से आपके जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर क्लियर होने चाहिए, ताकि उनसे रिलेटेड जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उन क्वेश्चनों को गलत ना करें। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो ऐसा नहीं कि पूरे 150 जो क्वेश्चन पर उसको लेकर के बैठ जाए, नहीं, कुछ ही क्वेश्चन लगाइए, बट उनसे रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। उनसे रिलेटेड फिर आगे जो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे उसमें आज जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो वहाँ से आपके जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप चीज़ें प्रिपेयर करेंगे तो सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो आपकी प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो गई और अपने एग्ज़ाम में आप जो है बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो प्लीज़ जितने भी क्वेश्चन आप जो है लगाएं या फिर सॉल्व करें तो उनको जो है अच्छी तरीके से प्रॉपर एनालिसिस ज़रूर करें कि कहाँ से कहाँ पर क्या चीज़ें गलत हुई हैं। ठीक है, कहाँ पर हमें चीज़ें समझ में नहीं आई, इन सारी चीज़ों को देखें। और मैंने आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है कि जो भी चीज़ें किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर वो क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं आप लोगों को यूट्यूब पर वो क्वेश्चन एनालिसिस करा दूँगी, चाहे आपका मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो। ठीक है, अब देखिए लैंग्वेज तो मेरी जो है वो हिंदी या फिर इंग्लिश में ही चीज़ों को डिस्कस कर पाऊँगी, बाकी अगर आपकी अदर लैंग्वेज हो तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, बाकी आपका कोई भी सब्जेक्ट हो उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो भी क्वेश्चन हो आपका वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं एक दिन अलग से जो है आपके जितने भी डाउट होंगे उनकी एक अलग से क्लास कर दूँगी, जिसमें जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे उनकी सिर्फ वो क्लास होगी जो कि आपके डाउट वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो से रिलेटेड जो भी अगर आपके कोई डाउट हो, कोई भी क्यूरीज रह जाते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।